हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रशांत अख्तर एंड आज है 17th ऑफ जून। आज लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है दीपक सर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिवीज़न। सबसे फर्स्ट आर्टिकल जो है हमारे पास आता है वो है नर्मदा रिवर का जो मैप वर्क है। नर्मदा जो है वो अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है जो मध्य प्रदेश के अंदर में पड़ता है और ये फ्लो होती है थ्रू द अरबियन सी के अंदर में जाती है थ्रू द गल्फ ऑफ खाम्बर। इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करेंगे तो राइट बैंक जितने भी ट्रिब्यूटरी है जैसे कि हिरान हो गए, वरना हो गए, कोलार हो गए, मान हो गए, उड़ी हो गई, हथनी हो गई एंड और सांग रिवर, ये सभी के सभी इसकी लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करेंगे तो बहनीर हो गई, बंजर हो गई, सीर हो गई, सकार हो गई, दूधी हो गई एंड देन तावा, ग, गंजल एंड छोटा तावा, कुंडी, गोई एंड करजन रिवर, करजन, करण अर्जुन वाली करजन, ऐसे याद रखना है। तो ये सारी के सारे ट्रिब्यूटरीज ध्यान में रखनी है। चलिए फर्स्ट ये आर्टिकल था। सेकेंड आर्टिकल पे अगर आते हैं तो सबसे सेकेंड आर्टिकल में हमारे पास आएगा ट्रेड डिफिजिट। ट्रेड डिफिजिट क्या होता है? तो ट्रेड डिफिजिट एक ऐसा सिचुएशन होता है जब आपका इंपोर्ट जो है कंट्री का वो इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है एक्सपोर्ट के अकॉर्डिंग, मतलब एक्सपोर्ट से। तो अगर ट्रेड इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा हो गया है, एक्सपोर्ट कम है, तो उस सिचुएशन को हम लोग ट्रेड डिफिसिट बोलते हैं। और जब भी ट्रेड डिफिसिट होगा तो ऑब्वियसली आपकी करेंसी को भी डिप्रिसिएट करेगा, प्लस आपके बोरोइंग को और डेप्ट को भी इंक्रीज कर देगा। क्यों? क्योंकि आपके पास ट्रेड डिफिसिट हुआ है, आप बोरो करोगे उसको मैनेज करने के लिए, तो आपके बोरोइंग्स और डेप्ट को भी इंक्रीज कर देगा। अच्छा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मतलब जो ट्रेड डिफिसिट होता है ये हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को इंक्लूड करके देखते हैं। तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा वो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के रिलेशन में हम लोग देखते हैं। 2024 में अगर बात करेंगे तो परफॉर्म कर रहा था इंडिया बेटर एज कम्पेयर टू 2023। क्यों बेटर परफॉर्म किया है? क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर जो था, एक्सपोर्ट जो है वो हमारा ग्रो किया था, स्पेशली इन द सर्विस सेक्टर के अंदर में। रीजन्स देखेंगे कि ट्रेड विजिट के रीजन्स क्या क्या है हमारे यहाँ स्पेशली। तो एनर्जी इंपोर्ट हम लोग बहुत बड़ा अमाउंट जो है क्रूड ऑयल, दैट इज 85% ऑफ क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल काफी बढ़ जाता है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स एंड सेमीकंडक्टर्स को भी हम लोग बहुत इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड डिफिजिट बढ़ जाता है। सीपा क्या है? तो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया एंड यूएई के बीच में, जो एम करता है कहीं ना कहीं कट टैरिफ को कट करने का, 80% तक टैरिफ कट करने के बारे में बात करता है। अब प्रॉब्लम्स आया है तो क्या करना है? सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशंस क्या क्या है, मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं इसको सही करने के लिए ट्रेड डिफिसिट को? तो सबसे फर्स्ट है रेशनलाइजेशन इंपोर्ट, मतलब जितने भी नॉन एसेंशियल आइटम है जो आप इंडिया में प्रोड्यूस कर सकते हैं उस चीज को इंपोर्ट करना बंद करिए। ट्रेड एग्रीमेंट विथ अदर कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ साइन करिए, ग्रुप के साथ। जैसे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया हमारे पास, जो अभी हमने बात किया कि सेपा के बारे में, जो इंडिया एंड यूएई के अंदर में साइन किया गया हुआ है। एंड देन आपके पास थर्ड है कि इंप्रूविंग द एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बनाइए अच्छे से, रेलवेज हो गए, पोर्ट्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करिए। एंड थर्ड स्किल वर्कफोर्स, तो आपका जो वर्कफोर्स है उसको स्किल करिए। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल जो आता है आज का वो है सिपकिला पास। सिपकिला पास के बारे में बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं अभी डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिया गया है, काफी टाइम से बंद था, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। ये हिमाचल प्रदेश के जो वो कनौज वाले जो एरिया है उसमें पड़ता है ये डिस्ट्रिक्ट में। और इंडिया और चाइना को ये एक दूसरे से जोड़ता है, मतलब इंडिया और चाइना के बीच में है। क्यों बंद किया गया था? तो 1962 का वॉर था, वो था। जिसके अलावा जियो पॉलिटिकल टेंशन थे, जैसे स्टैंड ऑफ हुआ था गलवान के अंदर में, ये कोविड-19 एक्सेट्रा रीजंस की वजह से। ये 15th सेंचुरी से लगभग ये पास चला आ रहा है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए यूज होता था। जैसे कि वूल हो गया, याक हो गया, बोरेक्स जो डिटर्जेंट एंड ग्लास के लिए यूज होता है बनाने में, रिलीजियस आइटम्स एक्सेट्रा जो है वो तिब्बत से इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट किए जाते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी आइटम्स है जो इंडिया से तिब्बत के अंदर एक्सपोर्ट किए जाते थे, जैसे ग्रेन्स हो गए, पल्सेस हो गए, ऑयल्स हो गए, टैबाको हो गए, मेटल्स हो गए एंड टिम्बर गुड्स वगैरह जो थे इंडिया से तिब्बत के अंदर एक्सपोर्ट किए जाते थे। ये काफी स्ट्रेटेजिक एंड डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस भी है इस पास का। नेक्स्ट आर्टिकल आने से पहले एक नाथुला पास है जो आपको ध्यान में रखना है कि सिक्किम में आता है। और एलिफेंट पास, दिस पास इज नॉट समवेयर रिलेटेड टू, कहीं से भी ये रिलेशन नहीं है इसका। और टिपिकल पास है ये एलिफेंट पास जो है वो श्रीलंका का एक नेचुरल बाउंड्री की तरह काम करता है। माउंटेन से ऐसे बना हुआ एक पास है, तो माउंटेन से ऐसे बना हुआ है तो बाउंड्री जैसा, तो उसको हम लोग बोलते हैं वहाँ का एलिफेंट पास। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल आता है अरबियन डिजर्ट। अरबियन डिजर्ट के बारे में बात करेंगे तो अरबियन डिजर्ट जो है सेकेंड लार्जेस्ट डिजर्ट है। अभी एक हाइपोथेसिस आई है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन अरबिया हाइपोथेसिस, जो बताता है समवेयर इन टाइम इन हिस्ट्री कहीं ना कहीं प्लांट्स, रिवर और एकदम हरा भरा माहौल था एकदम अरबिया के, सऊदी अरबिया के अंदर में भी, लेकिन जो अरबियन डिजर्ट है वहाँ पे भी, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस धीरे धीरे वो सब चीज़ एक्सटेंड हो गए हैं। सब रीजन्स के बारे में बात करेंगे तो अरबिया के अंदर में तो रूब अल खली ये एक उसका रीजन है, दूसरा अद धना डिजर्ट, और देन थर्ड वाला जो है वो है आपके पास अन नाफूड डिजर्ट। ये तीनों तीनों जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये तीनों के तीनों सब रीजन्स है अरबियन डिजर्ट के।
सामाल जो यहाँ का एक सीजनल विंड है, तो ये आपको याद रखना है। सामाल कहाँ का सीजनल विंड है, तो जो अरबियन डिजर्ट है वहाँ का सामाल एक सीजनल विंड है। अरबियन डिजर्ट जो है वो कौन कौन से कंट्री के अंदर स्प्रेड किया गया है, तो स्प्रेड है तो आपके पास सऊदी अरबिया हो गया, यूएई हो गया, यमन हो गया, ओमान हो गया, इराक हो गया, जॉर्डन हो गया, कुवैत हो गया एंड कतर हो गया। इन सभी के अंदर में स्प्रेड किया गया है। फ्लोरा के अंदर बात करेंगे तो दो इंपॉर्टेंट फ्लोरा ध्यान में रखना है आपके पास, ग्राफ ट्री एंड जूनिपर। जूनिपर एंड ग्राफ ट्री, इसके अलावा डेट पाम हो गया एंड डिजर्ट रोज हो गया। इन सभी के सभी जो इंपॉर्टेंट फ्लोराज है जो अरबियन डिजर्ट में पाए जाते हैं। कैसे आपको भी पता चल रहा है कि एक टाइम था, मतलब जिस टाइम में यहाँ पे सब कुछ अच्छा था, तो इस एक टर्म आता है जिसे हम लोग बोलते हैं एस्पेलियोथर्म, जो केव फॉर्मेशन के इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि केव के अंदर में आपके पास जो बनाए जाते हैं, केव जो बनता है, जो मिनरल रिच वाटर डिप कर रहा है वाटर, उसके वजह से जो केव फॉर्म होता है, ये चीजें अभी मिली है वहां पे अरबियन डिजर्ट के अंदर में। जैसे यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो भी ध्यान में रखना है। जैसे ऊपर से जो नीचे वाला जो स्ट्रक्चर रहता है उसको हम लोग टाइट बोलते हैं, मतलब स्टैगटाइट हो गया, और नीचे से ऊपर वाला जो रहता है वो स्टैगमाइट हो गया। अगर दोनों एक साथ जुड़ जाता है तो उसको हमें कॉल्यूम बोलते हैं। एक तो हो गया ये जो एविडेंसेस मिला वहां से। दूसरा एविडेंस मिला है जुबा ओएसिस का। ओएसिस क्या होता है, तो एक ऐसा रीजन होता है जिसके सेंटर में वाटर होता है और चारों तरफ से थोड़ा बहुत जो प्लांट्स वगैरह रहते हैं होते हैं, तो ये ओएसिस होता है। तो जुबा ओएसिस भी मिला है जो 5 लाख साल पुराना है, जो सऊदी अरबिया के अंदर अभी मिला है। तो जिससे हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं हिस्ट्री में सऊदी अरबिया जो है काफी एक हरा भरा जगह था। नेक्स्ट आर्टिकल अगर देखेंगे तो CLNDA 2010 का ये एक्ट है जिसमें बताता है कि सिविल, इसका फुल फॉर्म है सिविल लाइबिलिटी फॉर द न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, जो बताता है कि जो ऑपरेटर रहेंगे उनको रिस्पॉन्सिबल और लाइबल बताता है कि कोई भी ऐसा अगर प्रॉब्लम होता है फ्यूचर में न्यूक्लियर पावर प्लांट में, तो जो भी ऑपरेटर है जो उनको ऑन कर रहे हैं उनको और उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। तो इसकी वजह से हमारे यहाँ सप्लायर जो है वो नहीं आ रहे उनका। अगर हम इस एक्ट को, इसके एक्ट के अंदर में थोड़ा बहुत अगर चेंजेस करेंगे तो शायद सही होगा सब कुछ। तो कहीं ना कहीं ये एक्ट जो है वो हैम्पर कर रहा है हमारे न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम्स के, फ्यूचर के प्रोग्राम्स को, ठीक है। तो इसके बारे में आर्टिकल था ये। दो चीज यहाँ ध्यान में रखना है आपको। एक हो गया लेनिन गार्ड 24। लेनिन गार्ड, लेनिन जो है वो रसिया के रूलर थे, तो मतलब लीडर थे, तो वहां से आप याद रख सकते हैं। ये रसिया का एक नया न्यूक्लियर रिएक्टर है। एंड देन लूफेंग, ये चाइना का है, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर। तो दो न्यूक्लियर रिएक्टर इंपॉर्टेंट अभी जो न्यूज में है। देन IAEA के बारे में बात होता है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंडिया इसका पार्ट है, वेना ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, इसका हेडक्वार्टर है। एंड ये कहीं ना कहीं प्रिवेंट करता है न्यूक्लियर वेपन के प्रोलिफिकेशन को, प्रोलिफिकेशन और स्प्रेड को उसको मतलब प्रिवेंट करता है। एंड नाउ लास्ट आर्टिकल आज का, FATF, दैट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF का हेडक्वार्टर अगर बात करेंगे तो पेरिस फ्रांस के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है। 1989 में ड्यूरिंग द G7 समिट, जब पेरिस के अंदर हो रहा था, तो उसी टाइम FATF को फॉर्म किया गया था। एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये, साथ साथ इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, सॉरी। एंड इसका पर्पस क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग को खत्म करो और साथ साथ टेरर फाइनेंसिंग को खत्म करो, मतलब जो पाकिस्तान है उसकी मिलिट्री को उड़ा दो। डज नॉट इन्वेस्टिगेट इंडिविजुअल केसेस। 39 इसके अंदर में मेंबर्स है, जिसमें से कि 37 कंट्रीज हैं एंड 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है यूरोपियन कमीशन, नॉट यूरोपियन यूनियन, EU नहीं है, यूरोपियन कमीशन है, ठीक है। तो यूरोपियन कमीशन ध्यान में रखना है। देन है आपके पास गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ये UN का कोई भी बॉडी नहीं है। अगर बात करें कि इसको होस्ट कौन करता है, तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, दैट इज OECD जो है इसका होस्ट करता है इसको। ये दो लिस्ट निकालता है, एक होता है ग्रे लिस्ट, एक होता है ब्लैक लिस्ट। अगर थोड़ा बहुत बदमाशी कर रहे हो तो आपके पास वार्निंग सिग्नल आएगा, जिससे जैसे पाकिस्तान को बार बार मिलते रहता है, तो ये ग्रे लिस्ट में है। और ज्यादा अगर आप न्यूक्लियर से रिलेटेड इधर उधर कर रहे हो तो आप ब्लैक लिस्ट में आ जाओगे, और ये एक्शन फॉर कॉल होता है, जैसे ईरान, नॉर्थ कोरिया आता है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। सारे आर्टिकल्स कवर हो गए, और ये डिजर्ट ऑफ इन द वर्ल्ड आपको खुद से एक मैप में देखना है ये। एंड अगर आपको ये मेरा PDF चाहिए इस करेंट का, मैं डेली ऐसा एनालिसिस लेके आऊँगा रिवीजन का, तो अगर ये PDF चाहिए रहेगा तो आप टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।